हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? चैप्टर जो क्लास 11th की फिजिक्स का पार्ट सेकंड है, उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है, विच इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। और उसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो ये वीडियो मैक्स टू मैक्स, मैंने हमको 2 बोला था, लेकिन हमको उसको 3 करते, बिकॉज जब ज़्यादा लंबे वीडियोज़ हो जाते हैं 1 घंटे से ऊपर, तो मुझे खुद को फील होता है कि आप लोग वो वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हो। तो इसीलिए मैंने डिसाइड करा है कि इसको 2 पार्ट्स में करते हैं, तो हमारा ये चैप्टर 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। एक पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, पीछे 2 छोटे छोटे पार्ट्स रहेंगे। आज के जो वीडियो रहेगा उसके अंदर हम लोग जो कर्व की बात करी थी, मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व था वो हम लोग स्टडी कर लेंगे डिटेल में। और उसके अलावा हम लोग एक टॉपिक और कर लेंगे, विच इज़ पोटेंशियल एनर्जी फॉर द वायर, स्ट्रेचिंग अ वायर। एंड उसके बाद में एक पॉइसन्स रेशियो वाला टॉपिक रहता है, और कुछ छोटे छोटे एप्लीकेशन रहते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम लोग स्टडी करने वाले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कर्व, इलास्टिसिटी कर्व, इलास्टिक कर्व बोल दो, ग्राफ बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने इस ग्राफ के बारे में बात करी थी, लेकिन हमने सिर्फ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक की बात करी थी, जहाँ पे हमको क्या रिलेशन मिलता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देखो, हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कैसे होता है, ये सारी चीज़ पढ़ी थी। और जब इसका प्रोपोर्शनल वाला साइन खोलते हैं तो हमें कांस्टेंट मिलता है, विच इज़ ई। और ये जो ई होता है ना, विच इज़ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और इसी ई को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये एक टाइप का क्या होता है? कर्व, एक टाइप का कांस्टेंट है। और ये जिस भी सॉलिड की हम लोग बात करते हैं ना, उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। इंडिविजुअल स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करता। हर एक सॉलिड, हर एक मेटल मटेरियल जिसकी भी हम लोग बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी होता है कि वो कितना इलास्टिक है। तो उसकी इंटरनल उसकी प्रॉपर्टी है। ये इन इंडिविजुअल जो टर्म्स है इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे। और जैसा कि हमने बोला कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो इससे अगर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, हमारा यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रेस, और यहाँ लिख देते हैं स्ट्रेन। इसका ऑपोजिट कर्व भी देखने को मिल जाता है, और आई थिंक एक आध एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऐसा कुछ। ये प्रोपोर्शनल वाला हो गया कि मतलब स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। तो ये चीज़ हमने पिछले चैप्टर में, वीडियो के अंदर पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे ये कर्व खत्म नहीं हो जाता है कि हमने स्ट्रेस कर दिया, ये हमने स्ट्रेन कर दिया, ये प्रोपोर्शनल आ गया, नहीं। यहाँ पे अपना ग्राफ खत्म नहीं हो रहा है। इस ग्राफ को हम लोग जब आगे बढ़ाएंगे ना, तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो क्या सही चीज़ आ गई? इधर एक्चुअल में पॉइंट ई ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स डिनोट कर देते हैं। लेट्स से दिस इज आवर पॉइंट ए, दिस इज आवर पॉइंट बी। इसको सी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं, और ये पॉइंट ई हो गया। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, ये पॉइंट्स क्या शो करें, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करूँ, इसको हम लोग देते हैं ओरिजिन पॉइंट ओ। तो ओ से लेके ए तक का रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि ओ से लेके ए तक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब अगर हम लोग स्ट्रेस बढ़ा रहे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, और उससे हमें एक कांस्टेंट मिलता है, विच इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर इलास्टिसिटी कांस्टेंट ई। तो इस ए पॉइंट तक जहाँ तक ये रिलेशन अप्लाई हो रहा है कि वे स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो इस ए को, इस पॉइंट ए को हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। हम लोग लिख देते हैं ए इज व्हाट? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ तक ये प्रोपोर्शनल वाला जो रिलेशन है ना, इसको फॉलो कर रहा है। कहाँ तक फॉलो कर रहा है? इस पॉइंट ए तक फॉलो कर रहा है। इस पॉइंट ए तक हमारे पास स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आएगा। चलो ठीक है, यहाँ तक चीज़ें ऑब्वियस है, हमें समझ में आ रही है कि ओ से लेके ए तक पॉइंट बढ़ता है। अगर हम लोग टिल ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, ए के नीचे जब पॉइंट आता है, मतलब यहाँ 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 की बात करते हैं, तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा? स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। उसके साथ साथ जैसे ही हम लोग डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर रहे हैं ना, तो जो सॉलिड है वो अपनी इनिशियल स्टेज में रिटर्न हो जाएगा। ये चीज़ हमें ए पॉइंट तक मिलती है। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं कि ए से बी तक यहाँ पे क्या होने वाला है। ए से बी तक के पॉइंट में जाओगे तो आप देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनल नहीं है,
ठीक है, बाकी चीज़ें हमें पता नहीं, लेकिन स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो इस लिमिट के लिए हमारे पास है स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पे प्रोपोर्शनल नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है तो क्या यहाँ पे इलास्टिसिटी भी नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ए से बी तक पर भी आप कोई भी पॉइंट ले लो, बी इज द एक्सट्रीम पॉइंट, उससे पहले आप कोई भी पॉइंट ले लो, जब आप किसी भी बॉडी पे यहाँ तक इस पॉइंट के अंदर अंदर किसी बॉडी पे लगने वाला डीफॉर्मिंग जो फोर्स होगा उसको रिमूव करोगे, उसको हटाओगे, तो बॉडी अपनी इनिशियल स्टेज में आती है। मतलब ओ से ए तक तो हमें ये चीज़ पता है कि प्रोपोर्शनल है, जो हमारा रिलेशन है, और उसके साथ साथ में फोर्स हटाने पर बॉडी रिटर्न भी हो रही है अपनी इनिशियल स्टेज में, विच इज़ इलास्टिसिटी। मतलब इलास्टिसिटी भी फॉलो करा, इलास्टिक भी है बॉडी। ए से बी तक जाते हैं, हाँ, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट द बॉडी विल रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। ये वाली जो कंडीशन ये फॉलो होगी। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट यस इलास्टिक रहेगी बॉडी। इलास्टिक रहने का मतलब यही तो होगा ना कि बॉडी अपनी इनिशियल स्टेज पे वापस आ जाएगी जैसे ही हम उसके ऊपर से हमारा जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो रिमूव कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये जो पॉइंट होता है ना ए बी, इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, या फिर आप बोल सकते हो ओ से लेके बी तक बॉडी क्या रहेगी, इलास्टिक रहेगी। चाहे आप यहाँ से लेके ए तक के कोई पॉइंट पे बात करो या बी तक चले जाओ, बॉडी इलास्टिक तो रहने वाली। यस, द ओनली कंडीशन इज कि ओ से लेके ए तक प्रोपोर्शनल भी रहने वाला है स्ट्रेस स्ट्रेन के, लेकिन ए से बी के बीच में प्रोपोर्शनल नहीं है बट इलास्टिक रहेगी बॉडी। और इसी वजह से ये जो पॉइंट बी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट बी बोलते हैं, कि इससे पहले पहले बॉडी इलास्टिक है, इसके बाद में बॉडी इलास्टिक रहे ना रहे हमें नहीं पता, अभी तक हमने स्टडी नहीं करा है। तो ये बात होगी पॉइंट बी तक। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक, ये जो डिस्टेंस है पॉइंट बी से लेके पॉइंट डी तक, यहाँ तक क्या रहने वाला है, बी से लेके डी तक। सबसे पहले ये जो रेंज है ना बी से लगा के डी तक, इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट या फिर प्लास्टिक रेंज। प्लास्टिक, जैसे ही वर्ड प्लास्टिक आया, देखो मैंने बता दिया है कि बी से लेकर डी तक क्या होने वाला है, प्लास्टिक तो रहने वाला है। अब प्लास्टिक रहने वाला है तो इसका मतलब हमने जो प्लास्टिक है उसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। प्लास्टिक बॉडीज, प्लास्टिक मटेरियल्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके ऊपर से अगर जैसे ही हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर देते हैं ना, वो अपनी इनिशियल स्टेज में रिटर्न नहीं होती है। ये चीज़ हमने पढ़ी है। तो इसका मतलब आप देखो बी से सी तक क्या प्रोपोर्शनल है, नहीं है। देखो यहाँ पे कम हो रहा है फिर वापस बढ़ रहा है, तो प्रोपोर्शनलिटी वाली लिमिट तो यहीं पे ए पॉइंट पे ही खत्म हो जाती है, उसके बाद वो नहीं आने वाला है। सबसे पहली चीज़, पॉइंट बी से लेके डी तक प्रोपोर्शनल तो नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे इलास्टिक बी बॉडी क्या होने वाली है, नहीं होने वाली। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पर अगर किसी पॉइंट पे मान लो यहाँ हमारी बॉडी है और हमने यहाँ पे इसके ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दिया है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद बॉडी अपनी इनिशियल स्टेज पे नहीं आएगी, ठीक है। अगर बॉडी अपनी इनिशियल स्टेज पे नहीं आ रही है तो इसका मतलब बॉडी इलास्टिक नहीं है। अगर बॉडी इलास्टिक नहीं है तो क्या है, बॉडी प्लास्टिक है। दिस इज द रीज़न, ये लिमिट कौन सी हो गई, प्लास्टिक लिमिट हो गई। और ये जो पॉइंट डी है ना, मैक्स टू मैक्स इस पॉइंट तक प्लास्टिक रहने वाली है, इसीलिए इस पॉइंट डी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस, पॉइंट डी को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। देखो आपको 3 पॉइंट याद करना बहुत जरूरी, 4 पॉइंट, पॉइंट ए, बी, डी एंड ई। पॉइंट ए क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्यों है बता दिया। पॉइंट बी क्या है, यील्ड पॉइंट ए, क्यों है बता दिया। पॉइंट डी को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। इससे पहले पहले बॉडी हमारी क्या रहने वाली है, प्लास्टिक रहने वाली है बी से लेके डी तक। इसके बाद वाली सिचुएशन क्या होगी हमें नहीं पता, अभी तक हमें इतना पता है कि इस बीच में हमारी बॉडी क्या रहने वाली है, प्लास्टिक रहने वाली है। चलो ठीक है। अब आप देखो अगर मैं बात करूँ ना इस रेंज बी और डी की, तो यहाँ पे आप देखो कि फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ ये वाला पॉइंट,
तो मैं स्ट्रेस को थोड़ा सा भी चेंज करती हूँ ना, स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस तो कम हो रहा है, थोड़ा सा भी चेंज करती हूँ उसके प्रोपोर्शनल, देखो मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रही हूँ, लेकिन इस वाले ड्यूरेशन में देखो कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाते हो ना, तो उसे बढ़ाते हो कम करते हो, जो भी आप चेंज करते हो ना, पहली बात तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेन चेंज कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस को कम किया तो स्ट्रेन भी कम होगा, नहीं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने स्ट्रेस को कम किया है, लेकिन क्या स्ट्रेन कम हो रहा है? नहीं, स्ट्रेन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो प्रोपोर्शनल तो नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि स्ट्रेस के कंपैरेटिवली स्ट्रेन में चेंज ज़्यादा होता है। उसी की वजह से देखो मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया, स्ट्रेस इज अ काइंड ऑफ फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो होता है, मैंने फोर्स थोड़ा सा लगाया, लेकिन उस थोड़े से फोर्स से जो चेंज है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसा जो चेंज होता है ना वो थोड़ा सा परमानेंट साइड में जाता है। मैं आपको बताऊंगी, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। एक बार हम लोग यहीं पे स्टिक करते हैं। ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, ये यील्ड पॉइंट है, और डी क्या है? ब्रेकिंग स्ट्रेस है। बी से डी तक के रीजन कौन सा होता है? प्लास्टिक रीजन होता है। ए से बी तक का रीजन क्या होता है? इलास्टिक होता है। ये प्लास्टिक क्यों है? बिकॉज इस रीजन के अंदर बॉडी के ऊपर से डीफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर भी बॉडी अपनी इनिशियल स्टेज पे नहीं आती है, इसलिए हमने इसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक रीजन। अब उसके बाद देखो, आपने डी से लेके ई तक के पॉइंट में क्या करा है? डी से लेके ई तक के पॉइंट में आप स्ट्रेस में थोड़ा भी चेंज करोगे ना तो स्ट्रेन में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। ये देखो मैंने ग्राफ को बड़ा बनाया है, लेकिन एक्चुअल में इतना डीप, इतना वो स्टीप ग्राफ नहीं होता है। तो आप देखो थोड़ा सा भी चेंज करने पर स्ट्रेन में चेंज ज़्यादा आ रहा है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब ऐसी कंडीशन हो जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये ठीक है, मेरे पास मार्कर है, जैसे ये इलास्टिक नहीं है लेकिन ये मार्कर है, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ही फोर्स लगा, मेरी अंगुली से खींच रही हूँ, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, बहुत ज़्यादा, चाहे तो वो कंप्रेस हो जाए चाहे टेंसाइल हो जाए, वो मैं सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ, बस चेंज हुआ और थोड़े से फोर्स से चेंज बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब जब ऐसी बॉडी होती है ना कि आप थोड़ा सा भी फोर्स लगा रहे हो, चेंज बहुत ज़्यादा, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन का कोई लेना देना ही नहीं है। जब हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब थोड़ा मैंने स्ट्रेस लगाया तो थोड़ा स्ट्रेन हुआ, फिर थोड़ा और स्ट्रेस लगाऊंगी, मतलब थोड़ा और फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो थोड़ा और स्ट्रेन होगा, वो प्रोपोर्शनलिटी चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे वो फॉलो नहीं हो रहा है, मैं स्ट्रेस को तो थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ और स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जब ऐसा केस हो जाता है ना, तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है कि जो बॉडी है ना उसमें परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं। परमानेंट चेंजेस, परमानेंट चेंजेस का मतलब है इस केस में हम लोग फोर्स हटा भी देंगे ना तो बॉडी, अगर मेरा इतना सा फोर्स लगा है, बॉडी में इतना चेंज हो गया, तब वो फोर्स अगर मैं हटा दूंगी तो बॉडी वापस अपनी इनिशियल स्टेज पे तो नहीं आने वाली। सबसे पहली चीज़ तो ये, सबसे पहली चीज़ प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल भी प्रोपोर्शनल नहीं है। दूसरी चीज़ परमानेंट चेंजेस हो जाएंगे जिनको आप हटा नहीं सकते हो, ठीक है, मतलब आपने फोर्स हटा भी दिया तो भी बॉडी अपनी इनिशियल कंडीशन पे तो आने वाली नहीं है। तो जब इस टाइप का जब होता है ना कि आप थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हो और चेंजेस बहुत ज़्यादा, तो इस केस में आप बोल सकते हो कि जो भी मेटल, जो भी सॉलिड की आप लोग बात करते हैं ना, वो लिक्विडी फॉर्म में आ जाता है। लिक्विडिंग या लिक्विडी, लिख दो लिक्विडी फॉर्म। लिक्विडी फॉर्म हम लोग क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज थिनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक वायर का केस ले रहे हो और वायर इस डी से ई वाली सिचुएशन में, और आप थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हो, वायर बहुत ज़्यादा पतला हो रहा है, सॉलिड है और एकदम पतला वायर हो रहा है, तो एकदम लिक्विड है। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में आने लग गया, वो फ्लो करने लग गया। क्या करने लग गया? फ्लोइंग। फ्लोइंग का मतलब ये नहीं कि एक्चुअल में वो बह के जा रहा है, ये एक टर्म है समझाने के लिए कि उसमें इतनी ज़्यादा थिनिंग हो गई है कि वो सॉलिड से लिक्विड जैसा लगने लग जाता है। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है ना, वो डी से ई के बीच में हो जाती है, और इस ई पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रप्चर पॉइंट। रप्चर पॉइंट। और यहाँ पे इनके बीच में सिचुएशन कैसी होती है? परमानेंट चेंजेस वाली सिचुएशन होती है, जिसको आप हटा नहीं सकते हो। फोर्स हटा दिया फिर भी बॉडी अपनी इनिशियल स्टेज पे नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर लेती हूँ। हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बनाया है। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऑफ कोर्स होता है, लेकिन एक लिमिट तक होता है, इस पॉइंट ए तक होगा, उसके आगे नहीं होगा। इसीलिए हमने पॉइंट ए को क्या बोला? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोला। उसके बाद में ए से बी तक सिचुएशन ऐसी है कि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर हम लोग बॉडी पर से फोर्स हटाते हैं ना तो बॉडी अपनी इनिशियल स्टेज में रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? बॉडी इलास्टिक लिमिट है, बॉडी यहाँ पे इलास्टिक होती है। बी से डी के बीच में क्या होता है कि स्ट्रेस तो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है, उसके साथ साथ हम लोग बॉडी पर से फोर्स हटाते रहो तो भी अपनी वो इनिशियल स्टेज पे रिटर्न नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल नहीं, रिटर्न नहीं होती, कंप्लीटली रिटर्न नहीं होती है। उसके बाद में डी से ई के बीच में ऐसा है कि हम लोग स्ट्रेस में थोड़ा सा चेंज करें लेकिन स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब वहाँ पे परमानेंट चेंजेस हो जाएंगे और बॉडी क्या करे, जो मतलब जो भी हम लोग सॉलिड की बात करेंगे उसमें थिनिंग होने लग जाती है, वो फ्लो करने लग जाती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा जो लेंथ है वो स्ट्रेच हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, जो भी आपको लेना है। फोर्स लगा रहे तो हम लोग स्ट्रेच ही करेंगे।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दिस इज यील्ड पॉइंट, दिस इज ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड दिस इज रप्चर पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी है। अब हम लोग दो टर्म्स की बात करते हैं। आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आ गया हो। ईजी सा ग्राफ है, ज़्यादा कुछ इस पर है नहीं। इसके ऊपर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो देखो, दो ग्राफ है हमारे पास, सेम स्ट्रेस है यहाँ पे और यहाँ पे स्ट्रेन है। अगेन सेम ग्राफ, दिस इज आवर स्ट्रेस एंड दिस इज आवर स्ट्रेन। ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो गया। हम लोग थोड़ा सा इसको स्ट्रेट करते हैं, दिस इज, एंड इसके बाद में ये हो गई कंडीशन, या फिर थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं इसको, ठीक है। अगेन सेम सिचुएशन, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया, पॉइंट बी हो गया, पॉइंट डी हो गया। दोनों ग्राफ में क्या चेंज आपको दिख रहा है ये मुझे बताना। सबसे पहले दोनों ग्राफ बना दिए, सेम है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में बनेगा, पैटर्न भी सेम है, जो पॉइंट्स हम लोगों ने अभी बताए पॉइंट्स भी सेम है। द ओनली डिफरेंस इज दिस एरिया, दिस रीजन। इस वाले ग्राफ में जो बीडी रीजन है ना वो बहुत ही क्या है, छोटा है, और इस वाले ग्राफ में बीडी रीजन क्या है, बहुत ज़्यादा है। और बीडी रीजन को हमने बताया कौन सा रीजन होता है, ये प्लास्टिक रीजन होता है, प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक एरिया होता है, ये हमने अभी पढ़ा है। तो ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सॉलिड्स, या फिर ऐसे मटेरियल्स ही बोलो, ऐसे मटेरियल्स जिसके अंदर जो प्लास्टिक लिमिट बोल दो या फिर प्लास्टिक रीजन बोल दो, वो बहुत स्मॉल होता है, छोटा होता है ना, तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं ब्रिटल। ऐसे मटेरियल्स क्या होते हैं, ब्रिटल मटेरियल होते हैं। उसी टाइप से ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर प्लास्टिक रीजन ज़्यादा होता है, द मटेरियल्स विच हैज़ लार्ज प्लास्टिक रीजन, लार्ज प्लास्टिक रीजन होता है, लार्ज प्लास्टिक रीजन या फिर लिमिट बोल दो, तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं डक्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कैटेगरीज हो गई मटेरियल्स की, एक है ब्रिटल और एक है डक्टाइल। दोनों आपको पता होगा ब्रिटल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है। तो ब्रिटल मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर जो प्लास्टिक रीजन होता है, प्लास्टिक लिमिट होती है, वो कम होती है। और जहाँ पे लार्ज प्लास्टिक रीजन देखने को मिले ना, मतलब लार्ज एरिया ऐसा होता है, ज़्यादा एरिया होता है जिसमें बॉडी अपनी इनिशियल स्टेज पे रिटर्न नहीं होती है। तो अगर वो वाला रीजन, वो वाली लिमिट ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। और कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिसमें प्लास्टिक रीजन होता ही नहीं है, नो प्लास्टिक रीजन। तो आप खुद देखो, अगर हमारे पास ये प्लास्टिक रीजन है ही नहीं, तो इसका मतलब टोटल बॉडी में क्या है, इलास्टिक रीजन ही है। तो क्या हो जाएगा, ओनली इलास्टिक लिमिट। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं इलास्टोमर्स। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, रबर का ही ले लो, ठीक है, जहाँ पे आपको प्लास्टिक रीजन देखने का मिलेगा ही नहीं। मतलब आप स्ट्रेस स्ट्रेन जितना भी बढ़ जाए, बॉडी अपनी इनिशियल स्टेज पे रिटर्न आने वाली ही है, वहाँ पे ये वाला प्लास्टिक रीजन हमारे पास है ही नहीं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रबर का आप कितना भी खींच लो, वो टूट जाए वो बात अलग है, उससे पहले तो वो अपनी वापस इनिशियल स्टेज पे आने वाला है। तो ये कुछ इसके अंदर इसके टाइप्स हो गए। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड या ऐसा नहीं था कि यार ये चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही है। थ्योरी वाला टॉपिक है, स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो लोग सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में तो इसके ऊपर आ सकता है। अब हम लोग एक टॉपिक कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेचिंग अ वायर। स्ट्रेचिंग अ वायर का मतलब क्या है कि जो हम लोग इलास्टिसिटी के अंदर पढ़ते हैं ना, कि एक वायर है, हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बात कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बात कर रहे हैं कि हमने एक, हमारे पास एक वायर है, उसके नीचे हमने वेट लगा दिया, तो क्या होगा, उस वेट की वजह से उसमें स्ट्रेच आएगा। तो जैसे ही वो स्ट्रेच होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है, स्टोर होने वाली है। तो वो कितनी होने वाली है वो हमें निकालना है। तो हम लोग हमारा केस यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक
वायर है। अब हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, यहाँ पे फोर्स लगा दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो ये स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होगा। फॉर एग्जांपल इसकी टोटल लेंथ क्या थी, एल थी, और इसमें जो टोटल आया है ना डेल्टा एल का क्या आया, चेंज आया। अब हम लोग मान लेते हैं कि अभी हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है ना वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ता है। पहले थोड़ा फोर्स लगाया, थोड़ा स्ट्रेन आया, फिर आया। तो हम लोग बीच में किसी सिचुएशन की बात करते हैं कि यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो ये एक्स स्ट्रेच हुआ है अभी, और हम लोग इसमें भी एक छोटे पोर्शन किसकी बात करते हैं, डी एक्स की बात करें। पूरा स्ट्रेच नहीं हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है, तो थोड़ी सी लेंथ एक्स की बात करते हैं। तो हम लोग क्या बात कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना, और हमें पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, आर वर्क डन। तो हम लोग सबसे पहले वर्क डन लेके चलते हैं, बिकॉज उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है। तो क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर होता है, यही होता है। और यहाँ पे एफ वेरिएबल है, ठीक है, बिकॉज हमें नहीं पता फिक्स कितना है, थोड़ा सा एफ बढ़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रेन आएगा, थोड़ा सा एफ बढ़ेगा, थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज होगी, ऐसा होगा। तो वेरिएबल फोर्स है, इसलिए हम लोग इसको लिख देते हैं डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स, बिकॉज हम लोग एक छोटे पार्ट डी एक्स की बात करें। जब भी वेरिएबल चीज़ें होती है हम लोग इंटीग्रेशन का साइन यूज करते हैं। हो गई। अब यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास हमें पता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो रहा है, तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं यंग मॉडुलस का, विच इज फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा, एंड चेंज कितना हो रहा है अपने पास, चेंज हो रहा है एक्स। ये जो डेल्टा एल, हम लोग यहाँ पे डेल्टा एल लिखते हैं ना, तो हम लोग डेल्टा एल हमारे ना छोटे पार्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो एक्स लिखेंगे, और टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, एल, वो तो फिक्स है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ से आप एफ की वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा वाई ए एक्स अपॉन एफ एल, और ये वैल्यू पुट कर दो इस फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू वाई, सॉरी हम लोग को ये यहाँ पे y करना है, वाई ए एक्स, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, f इक्वल्स टू वाई ए एक्स अपॉन एल, ओनली एल, तो हो जाएगा वाई ए एक्स अपॉन एल, और ये हो जाएगा डी एक्स। अब देखो लिमिट की बात है, हमें डी एक्स की लिमिट लगानी है, और हमें पता है कि मैक्सिमम कितना है 0, और सॉरी मिनिमम कितना है 0, और मैक्सिमम कितना स्ट्रेच हो सकता है, टोटल कितना है, डेल्टा एल ही है, हमने लिखा है, तो लिमिट लग जाएगी 0 से डेल्टा एल हो जाएगा। अब इन सब चीज़ों को हटा दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन W इक्वल्स टू व्हाट, ये हो जाएगा y कांस्टेंट, a कांस्टेंट, l कांस्टेंट, 0 से डेल्टा एल, ये हो जाएगा x dx, सॉल्व करो अपॉन l, और x dx का क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से डेल्टा एल, तो W इक्वल्स टू आ जाएगा वाई ए अपॉन एल, ये हो जाएगा डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन 2, यही होने वाला है, हाँ यही होने वाला, तो ये लिख सकते हैं हम लोग हाफ इंटू वाई ए अपॉन एल, और ये हो जाएगा डेल्टा एल का स्क्वायर, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम लोग हटा देते हैं। अब हमें इसको करना है सिंप्लीफाई, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले को L से डिवाइड करेंगे, L से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको पता पड़ जाएगा मैं ऐसा किस लिए बोल रही हूँ, L से मल्टीप्लाई कर दो, L से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, हो जाएगा W इक्वल्स टू हाफ वाई ए, ठीक है, वाई ए, और ये मल्टीप्लाई में L, वाई ए एल हो जाएगा। फिर पीछे क्या बचने वाला है, डेल्टा एल अपॉन एल का होल स्क्वायर, ये तो स्क्वायर ही था, और नीचे भी एल का स्क्वायर आ जाएगा। देखो अब इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ इंटू वाई, ठीक है, इंटू डेल्टा एल अपॉन एल का होल स्क्वायर, और ये जो ए एल है ना, एरिया इंटू लेंथ, ही तो वॉल्यूम ही होता है, तो मल्टीप्लाई बाय व्हाट, वॉल्यूम हो जाएगा। या फिर हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू व्हाट, हाफ इंटू वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल का स्क्वायर। और ये क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल तो स्ट्रेन ही होता है ना, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन टोटल डायमेंशन, यही होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है हमारे पास ये होता है, कुछ फॉर्मूले के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, तो सबसे पहले ये हो गया। अब इसको और चेंज करना, आप लिख दो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू हाफ इंटू वाई। देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये फॉर्मूला है हमारे पास। बस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो देखो आप क्या लिख सकते हो, y इंटू स्ट्रेन को लिख सकते हो स्ट्रेस,
लिख सकते हो। तो मैं लिखूंगी स्ट्रेस, और क्योंकि स्क्वायर है एक स्ट्रेन हमने यहाँ पे यूज कर दिया, एक पीछे बच जाएगा तो ये हो जाएगा स्ट्रेन। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या फिर अगर यंग्स मॉड्यूलस की टर्म में लिखना है तो हो जाएगा हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, या तो आप वॉल्यूम को यहाँ पे डिवाइड कर दो, नहीं तो उधर मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिख दो। ये हमारा फॉर्मूला होता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। आप वॉल्यूम का मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो, यू इक्वल्स टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स इस पे बनने के चांसेस ज़्यादा है, या फिर यंग मॉडुलस पे ज़्यादा बनते हैं, दोनों पे ज़्यादा बनते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, या तो आप पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म में लिख दो, या फिर नॉर्मल लिख दो। यंग्स मॉडुलस की टर्म में चाहिए तो ऐसे आ जाएगा। देखो ये जो डेरिवेशन था ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। इसमें एक मैं छोटा सा डेरिवेशन आपको और बता सकती हूँ। वैसे तो आपको डेरिवेशन यही करना है, अगर आपको पूछे ना आपके बोर्ड एग्जाम्स में तो आपको यही लिखना है। नीट जेई में तो आपको कोई डेरिवेशन पूछने वाला है नहीं कि भी पोटेंशियल एनर्जी कैसे आई, बस कितनी है वो आपको पता होनी चाहिए। आप क्या कर सकते हो कि जब भी हम लोग किसी रॉड की बात कर रहे हैं और उसके खुद के वेट की वजह से उसमें कितना वो स्ट्रेच आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं ना, इसका खुद का वेट दैट इज mg, इसका खुद का वेट mg होगा, लेकिन इसका मास m, इसका सेंटर ऑफ मास है। तो इसकी वजह से अगर हम लोग क्या निकालें क्या निकालेंगे, वर्क डन निकाल रहे तो जाएगा mg मल्टीप्लाई बाय क्या होता है f इंटू डी आर होता है ना, तो mg मल्टीप्लाई बाय डेल्टा l बाई 2 करेंगे। बिकॉज जब भी हम लोग बात कर रहे हैं ना कि सेंटर ऑफ मास, इसका खुद का वेट की वजह से बात है, तो इसके खुद के वेट को हम लोग कहीं ना कहीं मानेंगे ना कि इस पूरे पॉइंट पे इसका पूरा मास सेंटर्ड है। ये चीज़ हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ी, और वो पॉइंट कौन सा होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। तो ये इसके बीच में होगा। सॉलिड रॉड की बात करें तो एक्जैक्टली इसके सेंटर में होगा। तो इसके लिए जब बात करेंगे एफ डॉट डी आर ना, तो डी आर कितना हो रहा है, डेल्टा एल अपॉन 2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ऐसे पुट कर लो। अब क्या हो जाएगा, आप इसको डिवाइड करो ए से, मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। ए से डिवाइड कर लो, सॉरी ए एल से डिवाइड कर लो, और ए एल से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर दो। एक जगह करना पड़ेगा, हो जाएगा। अब आप देखो ए एल मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ही तो हुआ ना, एरिया इनटू लेंथ। हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो ये हमारे पास क्या बच गया, एम जी अपॉन ए, 1/2 बार ले लो, इधर क्या बचेगा, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू वॉल्यूम। इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं यू, ये क्या हो जाएगा, हाफ एम जी अपॉन ए। एम जी क्या है, फोर्स है, फोर्स अपॉन ए क्या होता है, स्ट्रेस ही तो होता है, तो हो जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस, और ये डेल्टा एल अपॉन एल क्या होता है, स्ट्रेन, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये आ गया हमारे पास क्या, इसका डेरिवेशन। जो फॉर्मूला हमने अभी इतना बड़ा डेरिवेशन करा ना, ऐसे भी निकल सकता है, लेकिन वो वाला पहले वाला ज़्यादा वैलिड है। अगर आप लोग CBSE में आपको क्वेश्चन आता है, आपको डेराइव करना पड़े तो दैट वन इज़ मोर एक्यूरेट, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। अब आप इसको जिस भी फॉर्म में चेंज करना है, यंग्स मॉडुलस की फॉर्म में चेंज करना है, स्ट्रेन के स्क्वायर में चेंज करना है, जैसे चेंज करना आप कर सकते हो। ओके तो ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स थे। जो कर्व है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड टॉपिक होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक होता है पॉइजन्स रेशियो वाला, और उसके कुछ एप्लीकेशन जो मेरे ऊपर है, वो नहीं है आपकी बुक्स वगैरह में, आई गेस नहीं होना चाहिए, लेकिन वो मैं करवाऊंगी बिकॉज मुझे इंपॉर्टेंट लगता है न्यूमेरिकल वाइज, तो वो हम लोग कराएंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो को थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं ताकि आप लोग को भी देखने में ईजी और मुझे बनाने में भी ईजी पड़े। तो आज के लिए काफ़ी है, उसके बाद में एक छोटा सा पार्ट और रहेगा, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।